एमएसएमई का जो 45 डेज़ या फिर 15 डेज़ का पेमेंट का रूल है, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि ये जो रूल है, वो किसको एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे 6 केसेस बताए हुए हैं। इन 6 केसेस में अगर आप फॉलो करते हैं तो ये रूल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो ही ये जो रूल है पेमेंट वाला 45 डेज 15 डेज वाला, वो आपको अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो पहले 6 केसेस समझ लेते हैं जहां पे ये रूल अप्लीकेबल होता ही नहीं है। पहला, अगर आप अपना आईटीआर जो है 44 एडी मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बेसिस पे फाइलिंग कर रहे हैं, तो ये रूल आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, अगर आपका क्रेडिटर जो है एक ट्रेडर है, तो ये रूल आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। तीसरा, अगर आपका क्रेडिटर एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये रूल आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। चौथा, अगर आपका क्रेडिटर मीडियम इंटरप्राइजेस है, तो ये रूल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने रूल को पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है एमएसएमई का जो ये रूल है ये एप्लीकेबल तभी है जब क्रेडिटर जो है वो माइक्रो या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेस हो। ठीक है, तो अगर मीडियम इंटरप्राइजेस है तो ये रूल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट ये है कि अगर आपने क्रेडिटर से फिक्स एसेट्स या फिर कैपिटल गुड्स खरीदा है, तो ये रूल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उस क्रेडिटर के लिए। ठीक है, फिर आता है नॉट अप्लीकेबल ऑन ओपनिंग क्रेडिटर्स। अगर कोई ओपनिंग क्रेडिटर्स पहले से ही है तो ये रूल उस क्रेडिटर के लिए अप्लीकेबल नहीं है। मतलब इस रूल के लिए जब भी आप क्रेडिटर्स की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें से पहले ये देखिए कौन कौन से ऐसे क्रेडिटर्स हैं जो ट्रेडर हैं। अगर ट्रेडर हैं तो उनको लिस्ट में से निकाल दीजिए। ठीक है, फिर ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे क्रेडिटर हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। ठीक है, अगर जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी आप लिस्ट में से निकाल दीजिए। फिर ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे क्रेडिटर्स हैं जो मीडियम इंटरप्राइजेस में फॉल करते हैं, मतलब मीडियम मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको भी लिस्ट में से निकाल दीजिए। मतलब ट्रेडर रहेंगे तो उनको भी लिस्ट से निकाल दीजिए। एमएसएमई में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो अप्लीकेबल ही नहीं है, उनको भी निकाल दीजिए। फिर अगर मीडियम इंटरप्राइजेस हैं तो उनको भी निकाल दीजिए। बाकी जो क्रेडिटर्स बचते हैं, अगर ओपनिंग है तो उसको भी हटा दीजिए। फिक्स एसेट्स कैपिटल गुड्स वाले क्रेडिटर्स हैं उनको भी हटा दीजिए। ठीक है, ये सब हटाने के बाद जो बैलेंस क्रेडिटर्स बचते हैं उन पे ही बेसिकली ये रूल अप्लीकेबल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अभी हम ये समझते हैं कि ये जो डेज है वो कैसे डिसाइड होते हैं। ठीक है, अगर आपने क्रेडिटर्स के साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है, डेज वाला एग्रीमेंट किया हुआ है, तो मैक्सिमम 45 दिन ही आपको मिलते हैं। ठीक है, अगर 30 दिन का एग्रीमेंट है तो 30 दिन, 40 दिन का एग्रीमेंट है तो 40 दिन, 60 दिन का एग्रीमेंट है तो 45 दिन, मतलब मैक्सिमम 45 दिन ही मिलेंगे। अभी सवाल ये आता है कि हम तो जनरली एग्रीमेंट करते नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपने गुड्स परचेज किया, परचेज करने के बाद जो इन्वॉइसेस होते हैं, इन्वॉइसेस पे अगर क्रेडिट पीरियड लिखा हुआ है तो आप उसे ही एग्रीमेंट जैसा ट्रीट कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं जो पीरियड लिखा हुआ है वो एज अ एग्रीमेंट मतलब बोला गया है कि इतने डेज अलाउड है। ठीक है, तो आप ऐसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बोलता है अगर कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, ठीक है, इन्वॉइस पे भी नहीं लिखा है क्रेडिट पीरियड क्या है, तो मैक्सिमम डेज की जो लिमिट है वो है 15 दिन। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो स्पेसिफाइड डेज हैं, मतलब 15 दिन या फिर 45 दिन, आप इन दिनों को क्रॉस करने के बाद आपने पे किया है, लेकिन विद इन अ फाइनेंशियल ईयर ही पे कर दिया है, तो आपका एक्सपेंस जो है वो अलाउड रहेगा। बट आपने जो स्पेसिफाइड डेज हैं उसके बाद पे किया है जितने दिन, उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने पे किया स्पेसिफाइड डेज के बाद, लेकिन सेम फाइनेंशियल ईयर में भी नहीं किया, आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया, तो वो जो एक्सपेंस है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने पेमेंट किया है उस फाइनेंशियल ईयर में ही अलाउड होगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ टेबल की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि इनवॉइस डेट है 1 जनवरी 2024, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, मतलब एग्रीमेंट के बेसिस पे कोई ड्यू डेट नहीं है। ड्यू डेट क्या होता है, पेमेंट करने का एमएसएमई के बेसिस पे। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन, मतलब 1 से 15 दिन, मतलब 15 जनवरी को आपने 10 को ही पेमेंट कर दिया तो 23-24 में, फाइनेंशियल 23-24 में आप एक्सपेंस ले सकते हैं। दूसरा सिनेरियो है कि 1 जनवरी 2024 को कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, और ड्यू डेट कितना आता है, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 तारीख, लेकिन आपने 25 को पे किया, विथ इन आपने 15 को नहीं 25 को पे किया, तो हो सकता है 10 दिन का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़े। ठीक है, लेकिन आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिया, इसे 23-24 को अलाउड कर देंगे। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2024 डेट था, ठीक है, इनवॉइस का 15 तारीख आपको पे करना चाहिए था, 15 तारीख तक, लेकिन आपने 10 अप्रैल को पे किया। आपने ड्यू डेट है उसके बाद पे किया, लेकिन सेम फाइनेंशियल ईयर में पे नहीं किया, आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे किया, तो जो एक्सपेंस होगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अलाउड होगा 2024-25। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे देखते हैं, आप प्रॉपर्ली रीड कर लीजिएगा, मैं कुछ कुछ एग्जांपल आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
एग्जाम्पल लेते हैं, आपका इनवॉइस का डेट है 1 जनवरी 2024, ठीक है। एग्रीमेंट पे लिखा हुआ था, मतलब क्रेडिट पीरियड जो है वो 30 दिन का है। 30 दिन का है, मतलब ड्यू डेट कितना होना चाहिए, 30 जनवरी। और आपने क्या किया, वापस से देखते हैं, 1 जनवरी 2024 का इनवॉइस डेट था, 30 दिन लिखा था इनवॉइस पे, ठीक है। तो ड्यू डेट कितना होता है, 30 जनवरी। अभी 30 दिन है, तो एमएसएमई के बेसिस पे भी 30 दिन ही कंसिडर किया जाएगा। तो एमएसएमई के बेस पे भी 30 जनवरी डेट है, और आपने कभी किया 25 को पे कर दिया, मतलब पहले ही पे कर दिया, तो आप 23-24 में ले सकते हैं, ठीक है। वापस देखते हैं, 1 जनवरी का ड्यू डेट है, 1 जनवरी का इनवॉइस है, 30 दिन लिखा हुआ था, तो 30 जनवरी को होना चाहिए बेसिकली पेमेंट, ठीक है। एमएसएमई के बेसिस पे भी 30 जनवरी होना चाहिए, लेकिन आपने 25 को कर दिया, ठीक है, 25 को किया, लेकिन 25 मार्च को कर दिया। डेट क्या था, 30 जनवरी। एमएसएमई के बेसिस पे डेट क्या था, 30 जनवरी, बट आपने 25 मार्च को कर दिया। आपने डेट तो क्रॉस कर दिया, बट सेम फाइनेंशियल ईयर में किया, तो आपको 23-24 में अलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, आपका इनवॉइस का डेट था 1 जनवरी। इनवॉइस पे 30 दिन लिखा हुआ था, मतलब 30 तारीख को आपको पेमेंट करना था। एमएसएमई के बेसिस पे भी 30 तारीख करना था, ठीक है, क्योंकि 30 दिन है, 45 दिन से कम है, तो 30 दिन अलाउड है, मतलब 30 दिन में आपको पेमेंट करना ही है, ठीक है। और आपने पेमेंट कभी किया, 10 अप्रैल को किया, ड्यू डेट के बाद किया आपने, बट सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया, आपने फाइनेंशियल ईयर के बाद किया, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने पे किया है, उस फाइनेंशियल ईयर में आपका एक्सपेंस अलाउड होगा। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके एक अच्छे से एग्जाम्पल को रीड कर लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ भी गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप हमारा गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। हम रजिस्टर्ड हैं और हम गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स भी करा के देते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है हमारे थ्रू, तो आप कमेंट में लिखिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो हम डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे और आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।